सुपर हीरोज के यूनिवर्स में मोरालिटी उनके और सुपर विलेंस के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर लाती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसी मोरालिटी का तमाशा रोज रियल वर्ल्ड में होता है। ऐसे में अगर हमारी रियलिटी में सुपर हीरोज होते तो क्या होता, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है अमेज़न की क्रिटिकल हिट द बॉयज सीरीज ने, जिसका सेकंड सीजन रिसेंटली रिलीज हुआ है एंड ऑब्वियसली पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है द बॉयज सीरीज के फैक्ट्स को जानने का, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट दिया था। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने हमें इस टॉपिक को कमेंट भी किया था। थैंक यू आप सभी का इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बॉयज सीरीज फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा टीवी शो और कॉमिक बुक के बीच में कई सारे डिफरेंसेस के बारे में, क्यों डीसी कॉमिक्स ने इस सीरीज को पब्लिश करने से मना कर दिया, कॉमिक्स में ह्यूई कैम्पबेल को किस एक्टर पर मॉडल किया गया है, किस तरह से शूट किया गया था ये वेल वाला सीन, और आगे इस फ्रेंचाइजी का क्या फ्यूचर है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेज़न की द बॉयज सीरीज बेस्ड है इसी नाम की अमेरिकन कॉमिक बुक सीरीज पर, जिसे लिखा था गार्थ एनिस ने और इसके आर्ट को क्रिएट किया था डेरिक रॉबर्टसन ने, और 2006 से लेकर 2012 तक इसकी अब तक 72 इश्यूज पब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा भी हीरोगैज़म, हाईलैंड लैडी और बुचर बेकर और कैंडी स्टिक मेकर जैसी 3 स्पिन ऑफ मिनी सीरीज भी पब्लिश हो चुकी हैं। आप में से बहुत लोग को कंप्लेंट होगी कि डीसी बहुत डार्क है, बट इन रियलिटी इस कहानी की डार्कनेस को देखकर डीसी कॉमिक्स भी डर गया। एक्चुअली द बॉयज सीरीज पहले डीसी के वाइल्ड स्टॉर्म इम्प्रिंट के अंदर ही पब्लिश हुई थी, जहां पर इसके 6 इश्यूज के बाद डीसी ने इस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि बेसिकली इस कॉमिक्स के अंदर ग्राफिक न्यूडिटी और वायलेंस बहुत ज्यादा थे, और तो और इनमें से कई सारे सुपर हीरोज डीसी कॉमिक्स के स्टैंडर्ड सुपर हीरोज की डायरेक्ट पैरोडी थे। इसीलिए 6 इश्यूज के बाद डीसी ने अपना पत्ता काट लिया और बाद में इसका साथ निभाया डायनामाइट एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को लाने के लिए अगर आपको किसी को थैंक्स बोलना ही है तो थैंक्स बोलिए सुपरनैचुरल टीवी शो के क्रिएटर एरिक कर्प और अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन सेथ रोगन का, जो इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं और इस कॉमिक बुक सीरीज पर टीवी शो लाने के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। और एक वक्त ऐसा भी था जहां पर कई सारे प्रोडक्शन कंपनीज ये भी मानती थी कि इस तरह का टीवी शो लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वहीं पर डीसी इम्प्रिंट के अंदर पब्लिश हुई द प्रीचर पर भी सेथ रोगन ने पहले भी टीवी शो लाया था, तो इस पर भी टीवी शो लाने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा। इस सीरीज के अंदर जैक क्वेट का कैरेक्टर ह्यूई कैम्पबेल कॉमिक बुक्स के अंदर एक रियल लाइफ सेलिब्रिटी पर मॉडल किया गया है, और वो बेसिकली हैं ब्रिटिश एक्टर और कॉमेडियन साइमन पेग, जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में बेंजी का रोल और स्टार ट्रेक सीरीज में स्कॉटी के रोल के अलावा शॉन ऑफ द डेड और पॉल जैसी बेहतरीन मूवीज में भी दिख चुके हैं। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें मॉडल करके एक कॉमिक बुक कैरेक्टर बनाया गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। यही कारण है कि जब द बॉयज सीरीज की टीवी शो आई तो उन्होंने भी अपना अपीयरेंस दिया, जहां पर वो ह्यूई कैम्पबेल के पिता के रूप में दिख चुके हैं, जो बेसिकली इस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ एक सीक्रेट ईस्टर एग भी था। अब जहां पर ह्यूई की बात हुई है तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है, जिसकी वजह से सारा का सारा पंगा हुआ, यानी ह्यूई की गर्लफ्रेंड रॉबिन वार्ड। वेल, यहाँ पर रॉबिन का नाम 1966 के बैटमैन सीरीज से लिया गया है, जहाँ पर एक्टर बर्ट वार्ड ने रॉबिन यानी डिक ग्रेसन का रोल प्ले किया था। इसी के कारण इसका पहला नाम रॉबिन पर रखा गया है और इसका टाइटल बर्ट वार्ड के टाइटल वार्ड पर रखा गया है। भले ही टीवी शो अपने कॉमिक बुक सोर्स मटेरियल से जस्टिस करता हुआ दिखता हो, पर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है, जहां पर कॉमिक बुक्स एक हिसाब से एपिसोडिक फॉर्मेट में होती हैं, जो हर इश्यूज के हिसाब से अपने एंड तक चीजों को क्लियर करते हुए चलती हैं। वहीं पर टीवी शो बड़ी कहानी पर फोकस करता है एंड ऑब्वियसली इसकी कहानियां एक सीजन तक खींचती हैं। इसके ऊपर से इस शो के अंदर कॉमिक्स के हिसाब से ग्राफिक वायलेंस और न्यूडिटी को बहुत हद तक कम किया गया है, वरना इसके सोर्स मटेरियल को अगर पूरा का पूरा टीवी शो में छाप दिया जाता तो इस शो को देखकर आपकी चीखें निकल जाती। बने रहिए इस वीडियो में और आपको और भी ज्यादा डिफरेंसेस पता चलने वाले हैं। अब जब डिफरेंस की बात हो ही रही है तो चलिए कुछ और डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। सीजन 1 के अंदर दिखाए हुए इज़ेकियल, ट्रांसलूसेंट और मेजमर बेसिकली कॉमिक बुक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते और इन्हें सीरीज के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है, जहां पर इज़ेकियल को ओ फादर से रिप्लेस किया गया है, वहीं पर ट्रांसलूसेंट को जैक फ्रॉम जुपिटर से रिप्लेस किया गया है।
वहीं पर सीजन 2 के अंदर ब्लाइंड स्पॉट भी एक पूरी तरह से नया बनाया हुआ कैरेक्टर है, जिसे क्लियरली मार्वल के डेयरडेविल पर मॉडल किया गया है। इस सीरीज की ज्यादातर शूटिंग को कनाडा में किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर फिल्मिंग करना अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता होता है, और साथ ही साथ शूटिंग के दौरान टैक्स में भी बहुत छूट मिलती है। अब इतने फायदों के बावजूद भी कनाडा का एक नुकसान भी है। कनाडा में अक्टूबर में ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और पूरे जगहों पर बर्फ गिरने लगती है, जिसके कारण प्रोडक्शन को पहले सीजन के लिए बहुत ही जल्दी काम को खत्म करना पड़ा और पूरे के पूरे 5 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी शूटिंग को खत्म कर लिया गया, जो एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे की मूवी बनाने के लिए भी तकरीबन 1.5 साल का वक्त लग जाता है, और यहाँ पर 6 घंटे की सीरीज को 5 महीने के अंदर कंप्लीट किया गया है। इस सीरीज के अंदर कई सारे सीन्स थे जिन्हें प्लान तो किया गया था, पर इन्हें इंक्लूड नहीं किया जा पाया। फॉर एग्जाम्पल सीजन 1 में कनाडा के अंदर एक सीन को शूट किया जाना था, जहाँ पर 7 का एक मेंबर पब्लिक पर हमला करता, जिसके लिए 450 एक्स्ट्रास को भी कास्ट किया गया था, और सीन के अंदर ये लोग पैनिक में इधर उधर भागते। बट प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी ही रियल लाइफ घटना इस शहर में कुछ दिन पहले ही हुई थी, जहाँ पर अप्रैल 2018 में एक आदमी ने अपने वैन की मदद से तकरीबन 10 लोगों की जान ली थी। और इसलिए इस सीन के बारे में जानने के बाद लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि एक हिसाब से ये सीन बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। और फाइनली टोरंटो के काउंसलर जॉन फिलियन को फिल्म मेकर से बात करनी पड़ी, जहां पर उन्होंने उनसे कहकर ये सीन हटवाया। इनके अलावा भी कई और भी सीन्स थे जो बहुत ही ज्यादा लिमिट के बाहर थे और स्ट्रिक्टली मैच्योर थे, जिसके कारण अमेज़न ने इन्हें कैंसिल कर दिया। होमलैंडर का रोल प्ले करने के लिए एंथनी स्टार ने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे थे, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले कई सारे एक्टर्स को बहुत ही ध्यान से रीड किया। साथ ही साथ वो अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग टेक ऑफ स्टाइल पर भी ध्यान दिया करते थे। होमलैंडर की बात चली रही है तो एक बात और जान लीजिए कि होमलैंडर का सूट हेवीली पैडेड है, जिसके कारण इसे पहनने के बाद एंथनी स्टार को बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। इसीलिए इस सूट के अंदर एक कूलिंग एपरेटस इंस्टॉल किया गया था और टेक्स के बीच में वो इसी के थ्रू अपने आप को ठंडा रखा करते थे। अब चलिए बात करते हैं कॉमिक बुक और टीवी शो की कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में। तो कॉमिक बुक के अंदर ह्यूई एक अमेरिकन नहीं है, बल्कि वो एक स्कॉटिश है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करने के बजाय एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर ए ट्रेन और पॉप क्लॉक के रिलेशन का भी एक एंगल दिखाया गया है, जो कॉमिक बुक के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि दोनों के दोनों एक पैनल तक शेयर नहीं करते। वहीं पर कॉमिक्स में डीप के सर पर एक बहुत बड़ा स्कूबा डाइविंग हेलमेट होता है, और ये बेसिकली एक ओल्डर कैरेक्टर है, जिसे कॉमिक्स में स्टारलाइट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन इसे सीरीज के अंदर जवान और छिछोरा दिखाया गया है। इसके अलावा बेका कॉमिक्स के अंदर होमलैंडर के बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, वहीं पर बुचर उस बच्चे को बुरी तरह से मार भी डालता है। लेकिन सीजन 2 में हम उन दोनों को जिंदा देख सकते हैं। वहीं पर वो प्लेन वाला हादसा जहां पर होमलैंडर जानबूझकर लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, कॉमिक्स के अंदर ये 9/11 वाला हादसा था, जहां पर प्लेन बिल्डिंग से तो नहीं टकराती, लेकिन वो जाकर ब्रुकलिन ब्रिज पर जरूर गिरती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द बॉयज कॉमिक्स के अंदर डायरेक्टली द 7 पर हमला नहीं करते हैं, वो पहले छोटे छोटे सुपर हीरो ग्रुप्स को निपटाते हैं, जैसे कि टीनेज किक्स और पेबैक, और तब जाकर वो 7 के लिए तैयार होते हैं। तो द 7 से लड़ने के लिए वो आखिर किस तरह से तैयार होते हैं? वेल इन कॉमिक्स वो भी कंपाउंड वी का शॉट लेते हैं, जिसके कारण उनके अंदर भी सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, और वो कई बार कॉमिक्स में ऐसा कर चुके हैं, जहां पर ह्यूई ने खुद एक ही किक में लोगों के गर्दन तक उड़ाया है। वहीं पर कंपाउंड वी से फ्रेंची की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर MM, जिसका पूरा नाम है मदर्स मिल्क, उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उसे अपनी मदर की मिल्क से मिलती है। यही कारण है कि इसका ऐसा नाम है। सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। एक्चुअली उसकी माँ कंपाउंड वी की फैक्ट्री में काम करते हुए कंपाउंड वी से इन्फेक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण MM को उसका फायदा पहुंचता है। अब बात जब इतने सारे डिफरेंसेस की हो गई है, तो एक और डिफरेंस भी जान ही लेते हैं। इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनका सेक्स चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैडेलिन सिटवेल कॉमिक्स में जेम्स सिटवेल होता है, और उसका और होमलैंडर का कॉमिक्स के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। वहीं पर CIA ऑपरेटिव ग्रेस मिलरी कॉमिक्स में ग्रेग मिलेडी होता है, जिसने ओरिजिनली द बॉयज की टीम को बनाया होता है। वहीं पर सीजन 2 में दिखने वाली स्टॉर्म फ्रंट एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर एक मर्द है, लेकिन टीवी शो में इसके सेक्स को चेंज करके इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया गया है।
सीजन 2 का सबसे धमाकेदार मोमेंट था द वेल मोमेंट, जहां पर बिली बुचर अपना स्पीड बोट डीप के वेल के बिल्कुल डीप में घुसा देता है। हाँ, सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट प्रीटी मच यही हुआ था। He is still so vulgar. एक्चुअली इस वेल को बनाने के लिए CGI, VFX और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स तीनों का सहारा लिया गया था, जहां पर इस फेक वेल को सिलिकॉन और स्टाइरोफोम की मदद से 5 महीने के वक्त में बनाया गया था। साथ ही साथ इसके अंदर एक छोटा सा बैकडोर भी बनाया गया था, जिसके कारण कैमरा क्रू इसके अंदर घुस पाया। वहीं पर जब डीप वेल की सवारी करता है, वो बेसिकली VFX की मदद से बनाया गया था। इन सारी चीजों के कारण इन सब चीजों को शूट करने में 1 हफ्ते तक का वक्त लग गया था। अब आपका सबसे बड़ा सवाल कि क्या बॉयज सीरीज की कोई और सीजन आने वाली है, तो आपका जवाब है हाँ, बेशक द बॉयज का 3rd सीजन जरूर आएगा, जहां पर सीजन 2 के लॉन्च होने से पहले ही कॉमिक कॉन एट होम पैनल में ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा भी इसका एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आने वाला है, जो बेसिकली यंग सुपर हीरोज पर फोकस करेगा, जहां पर कॉलेज के अंदर ये सुपर हीरोज एक दूसरे से कम्पिटिट करेंगे। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये सीरीज हीरोगैज़म स्टोरी लाइन को फॉलो करे। और अगर आपको इस हीरोगैज़म मिनी सीरीज के बारे में नहीं मालूम, तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉमिक सीरीज को आप जब भी पढ़िएगा तो पढ़ते हुए बस पकड़े मत जाइएगा, वरना मम्मी की चप्पल और पापा की लात एक साथ पड़ेगी। अब बस समझ जाइए कितना खतरनाक ये होने वाला है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बॉयज सीरीज फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैंने द बॉयज पर एक और वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बेसिकली द बॉयज के सुपर हीरोज को मार्वल और DC के सुपर हीरोज से कंपेयर किया था। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या ये शो हिंदी में अवेलेबल है, तो सॉरी, बट ये शो अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन कहीं पर हिंदी सबटाइटल्स में जरूर देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। मुझे ऑब्वियसली इस सीरीज के कई सारे कॉमिक से डिफरेंसेस के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।